हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से जानने के स्रोतों पे चर्चा कर रहे थे। कौन कौन सा इतिहास है, किसके द्वारा लिखा गया, इतिहास जानने के कौन कौन से किताब हैं, कौन कौन से सोर्स है, इन सोर्सों पे बातें कर रहे थे। जिसमें हमने बातें किया था कल। सबसे पहला इतिहास है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा अली अहमद की रचना है। दूसरी किताब है और वो है आपका जिसे तहकीके हिंद कहा। इसे तहकीके हिंद को एक नाम से और पुकारा, किताबुल हिंद। ये किसकी रचना है? अलबरनी की रचना है। अलबरनी जो खीवा शहर का रहने वाला था, जो बंदी बना के महमूद गजनवी के द्वारा उसकी राजधानी लाया गया, लेकिन बाद में एक दिन जेल में देखा महमूद ने इसे, और इसके विद्वता से बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए उसने सोचा कि इसे आज़ाद किया जाए, रिहा किया जाए, और वही रिहा किया गया और उसकी वो सेना में आया। और वो जब भारत पर आक्रमण किया 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी, तो उसी आक्रमण में वो भारत चला आया। महमूद गजनवी यहाँ से लूटपाट करता हुआ वापस चला गया, लेकिन गजनवी के साथ वो नहीं गया। अलबरनी यहाँ पे रहा, यहाँ पे पुराणों का अध्ययन किया, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इनको पढ़ने काम किया। महाभारत, रामायण, गीता, इन सब पे उसने चर्चा किया, इन सब को रेखांकित किया, सबको उसने पढ़ने का काम किया। और एक तरह से देखा जाए इन सबको देखने के पश्चात वह किस रूप में तैयार हो गया? वह एक तरह से किताब लिखने के रूप में तैयार हो गया। 1018 से लेकर और कब तक उसने इतिहास लिखने का काम किया? 1030 ईस्वी तक इतिहास लिखने का काम किया। और वही किताब जो लिखा वह 11वीं शताब्दी के भारत का आईना है, जिससे 11वीं शताब्दी के भारत की जानकारी मिलती है। किताब में देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों को उजागर करने पर बल दिया गया है, सभी पक्षों को दर्शाने पर बल दिया गया है। यहाँ तक हमने बातें किया था। हमने ये भी देखा था कि किसने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। एडवर्ड सचाऊ। एडवर्ड सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका नाम भी दिया, जिसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। हिंदी में इस किताब की अनुवाद हुआ, और हिंदी में इस किताब का अनुवाद किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने किया। यहाँ पे हम लोगों ने बातें किया था। अब हम लोग किताब देखते हैं। अगला किताब है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, उल मासिर। इसका रचना किसने किया? मोहम्मद हसन निजामी ने। मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा इसकी रचना किया गया। मोहम्मद हसन निजामी ने इसकी रचना किया। अब यहां पे देखिए, यह जब इस्लाम का भारत में स्थापना हो रहा था, उस समय के इतिहास के जानने का यह सबसे मुख्य साधन है, सबसे मुख्य स्रोत है। क्योंकि यह भारत आया 1191 में, और उस समय तराइन की प्रथम युद्ध लड़ी गई। तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इस तरह देखा जाए तो यहां पर लगभग दिल्ली में जो सत्ता स्थापित हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जगह जगह पर युद्ध लड़ा। उसका गवाह भी कौन था? हसन निजामी था। हसन निजामी था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई
और मृत्यु हो जाने के पश्चात फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने कैसे सत्ता संभाली, कैसे सत्ता को स्थापित किया, इस बात का गवाह भी कौन था? ये आपका हसन निजामी था। इसीलिए हसन निजामी ने डेट बाय डेट, लाइन बाय लाइन जितनी घटनाएं घटित हुई उन सबको एक किताब का शक्ल दिया, सबको एक किताब का रूप दिया, जिससे किताब को क्या कहा जाता है? ताज उल मासिर के नाम से पुकारा जाता है। जिससे किताब को किस नाम से जाना जाता है? ताज उल मासिर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे देखते हैं ताज उल मासिर, इसके लेखक कौन है? मोहम्मद हसन निजामी। ये नोट कर लें स्टार मार्क के। मोहम्मद हसन निजामी खुरासान में स्थित, खुरासान मध्य एशिया, खुरासान में स्थित निसापुर का निवासी था। निसापुर का निवासी था। ए नोट कर ले, निसापुर का निवासी था। दूसरा पॉइंट है, यह मंगोल आक्रमण के समय, मंगोल आक्रमण के समय भागकर भारत आया। मंगोल आक्रमण के समय भागकर भारत आया। मंगोल आक्रमण के समय भागकर भारत आया और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन दिल्ली में नौकरी कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन ऐबक के अधीन दिल्ली में नौकरी कर लिया। दिल्ली में नौकरी कर लिया। आगे नोट कर लें। अब यहां पे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक आर्डर दिया कि तुम विद्वान हो, तुम अच्छा लिखते हो, तुम एक किताब लिखो, जिस किताब में दिल्ली में इस्लाम की स्थापना से लेकर पूरा हर चीज लाइन बाय लाइन हो। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर इसने ताजुल मासिर नामक किताब लिखा। तो यहाँ पे एक सवाल है कि ताजुल मासिर किताब लिखने के लिए किसने कहा था? किसने कहा था? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था कि आप किताब लिखो। ये नोट कर ले स्टार मार्क के। कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर ही इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर ही इसने, कहने पर ही इसने ताज उल मासिर लिखना शुरू किया। ताज उल मासिर लिखना शुरू किया, लेकिन इल्तुतमिश के शासन काल में पूर्ण किया। इल्तुतमिश के शासन काल में पूर्ण किया। और ये किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा। इल्तुतमिश के शासन काल में पूर्ण किया। इसने किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। तो जब भी पूछा जाएगा कि ताजुल मासिर रचना किस भाषा में है? अरबी में है। लेकिन अरबी के साथ साथ कहीं पर भी फारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। जगह जगह पर इसमें फारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ये नोट कर ले स्टार मार्क के। इस किताब में अरबी के साथ साथ कहीं कहीं पर, अरबी के साथ है कहीं कहीं पर फारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है।
कहीं कहीं पर फारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, भाषा का भी प्रयोग किया गया है। आगे नोट कर लें, यह काव्य और गद्य, कहानी और कविता, यह काव्य और गद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों शैली में इसे लिखने का काम किया गया है, दोनों शैलियों में लिखने का काम किया गया है। इसमें कुल 12,000 पंक्तियां हैं, 12,000 पंक्तियां हैं, 12,000 पंक्तियां हैं। अब यहां पे देखें, इससे एक सवाल और भी है कि इलियट और डाउसन ने, दो अंग्रेज इतिहासकार हैं जिन्होंने लगभग भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो चाहे फारसी हो चाहे संस्कृत हो या अरबी हो या अन्य भाषा हो, उन सबका इलियट और डाउसन, ये दोनों अंग्रेज खूब इतिहास को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए। ये नोट कर ले, इलियट और डाउसन ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया, इलियट और डाउसन ने इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। आगे नोट कर लें, स्टार्ट में के 1191 से लेकर 1217 ईस्वी तक, तराइन के फर्स्ट युद्ध से लेकर 1217 ईस्वी तक के इतिहास की इसमें जानकारी मिलती है। 1191 से लेके 1217 ईस्वी तक के इतिहास की इसमें जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है। आगे नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, यह ऐसी किताब है जो, यह ऐसी किताब है जो गजनी, मध्य एशिया, गजनी, मध्य एशिया और इस्लाम के इतिहास से, इस्लाम के इतिहास से, हिस्ट्री ऑफ मोहम्मदन, अपने आप को अलग करती है, इतिहास से अपने आप को अलग करती है, अलग करती है। अब यहां पे देखें, एक सवाल है जो प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सत्ता प्राप्त किया तो वह सिपह सलार की ही उपाधि धारण, वह राजा की उपाधि नहीं धारण किया, सिपह सलार की उपाधि धारण किया। और इसके उपलक्ष्य में उसने दिल्ली में एक सिक्का भी चलाया था, सोने का सिक्का था जिसे देहली वाल कहा जाता था या दिरहम के नाम से जाना जाता था। यह हसन निजामी ही जानकारी देता है कि उसने क्या किया था, एक सोने का सिक्का लॉन्च किया था, सोने का सिक्का प्रचलित करवाया था। बाकी किसी किताब में इस बात की जानकारी नहीं मिलती। ये नोट कर ले, स्टारना के हसन निजामी ने यह स्पष्ट किया है कि, हसन निजामी ने यह स्पष्ट किया है कि दिरहम या दिनार
या देहलीवाल। ये देहलीवाल पूछा गया है किसने जारी किया था। देहलीवाल दिरहम या दिनार या देहलीवाल नामक सिक्का कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। यह सोने का सिक्का था। वो अलग सिक्का है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बातें हो रही हैं। क्योंकि यदि इसके दरबार में रहता है ना, तो दिरहम तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था। दिरहम दिनार सिक्का आप देखेंगे गुप्त काल में भी चला है, कई जगह चला है। लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये इकलौता इतिहासकार है जो कहता है कि इन्होंने सिक्का चलाया था। बाकी किसी इतिहासकार ने नहीं कहा है कि इन्होंने सिक्का चलाया था। एक नोट कर ले, दिरहम दिनार या देहलीवाल नामक सिक्का चलाया था, जबकि किसी बाकी अन्य इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि नहीं किया है। अन्य इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि नहीं किया है, बात की पुष्टि नहीं किया है तो ये है आपके तबकात नासिरी। तबकात नासिरी से जुड़े हुए सवालों पे बातें किया। एक टैली करने के लिए आता है, जैसे यूपी कमीशन का जीएस का एक पैटर्न है। उस पैटर्न में आप देखेंगे कुछ किताबों के नाम और एक तरफ है लिखने वालों के नाम, और वो दोनों को कूट मिलान करने के लिए आता है। उसमें ताजुल मासिर बार बार पूछा जाता है किसकी रचना है, हसन निजामी की रचना है। आगे देखते हैं तबकात नासिरी। अगला किताब है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज की रचना है। अब यहां पे देखें मिनहाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखा? तबकात नासिरी लिखा। आखिर इस तबकात नासिरी में है क्या? मिनहाज कौन है, इसके बारे में बातें करें। सबसे विश्वसनीय किताब है, 13वीं शताब्दी का ये इतिहास है, इसमें जानकारी मिलती है। अब यहां पे देखें मिनहाज उस सिराज एक विद्वान व्यक्ति था, और जो इल्तुतमिश का पौत्र था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, उसी नसरुद्दीन महमूद पर इसने एक किताब लिखी तबकात नासिरी। और नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान बताया। जो नसरुद्दीन महमूद था वह इल्तुतमिश का पौत्र था, और इल्तुतमिश के मरने के बाद इतने अधिक दाव पेच दरबार में होने लगे कि एक शासक बैठाया जाता था, और तुर्कानी चहलगानी थे 40 तुर्की गुलामों के सरदार। वो सब इतने प्रभावी होते थे कि शासक अपने मन से कोई काम नहीं कर पाता था, और एक बैठाए जाते थे फिर हटाए जाते थे। उसमें सबसे ज्यादा कद काठी बढ़ गया बलबन का। जो बलबन कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन बलबन अब नाइब ममलिकात बन गया, प्रधानमंत्री राजा के बाद, शासक के बाद उसी की हैसियत। उसे ने क्या किया, बलबन काफी चालाक व्यक्ति था। ग्वालियर जीतने के उपलक्ष्य में बलबन को खरीदा था किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन वो धीरे धीरे घोड़ा पोछने के लिए, घोड़ा धोने के लिए उसे घोड़शाला में नियुक्त किया गया। लेकिन इतना योग्य था कि वो धीरे धीरे तुर्काने चहलगानी का मेंबर बना,
और अब सुल्तानों को बैठाना और बिगाड़ना शुरू कर दिया। इतना ताकतवर बन गया वो। उसने मुलाकात किया इस नसरुद्दीन महमूद के मां से और कहा कि अगर आपके पुत्र को शासक बना दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। यह शासक बनने से पहले नसरुद्दीन महमूद बहराइच का हाकिम था। बहराइच उत्तर प्रदेश में है और इसी बहराइच का हाकिम कौन था? इसी बहराइच का हाकिम था और वो था आपका नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद बहराइच का हाकिम था। इसी नसरुद्दीन महमूद को उठाकर गद्दी पर बैठा दिया गया। ये इल्तुतमिश का पौत्र था, बहुत सीधा साधा था। ये 17 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने पश्चात ये इतना साधारण था, सरल था कि अपनी खर्चे चलाने के लिए टोपी सिलता था, कुरान की आयतें लिखता था और उससे जो भी आय होता था उसका व्यक्तिगत खर्च चलता था। बलबन ने कहा कि अब इतना सीधा साधा दामाद कहाँ मिलेगा, इससे शादी कर दो। इसलिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। अब इसके बदले में बलबन को क्या मिला? प्रधानमंत्री का पद मिला और उल्गू खां की उपाधि मिल गई। उल्गू खां की उपाधि मिल गई। अब यहाँ पे क्या था? बलबन अब सर्वे सर्वा बन गया और ये नसरुद्दीन महमूद अपना काम बस वही दरबार लगाना, कुरान लिखना, कुरान की आयतें लिखना और टोपी सिलना, उसको बेचवाना, अपना व्यक्तिगत खर्च निकालना, इसका मेन मकसद हो गया। एक दिन इसकी पत्नी जो बलबन की, भाई बलबन प्रधानमंत्री के इक्वलेंट था, उसकी पुत्री इसके यहाँ आई थी। उसको चूल्हा बर्तन करना पड़ता था। एक दिन उसके हाथ जल गए थे। उसने दिखाते हुए इससे कहा नसरुद्दीन महमूद से कि तुम सुल्तान हो और तुम्हारे यहाँ हजारों दासियां रहती हैं, एक दासी काम पे लगा दो, मेरा हाथ जल गया है, मैं खाना नहीं बना पाऊँ। उसने कहा कि मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं एक दासी रखता हूँ, इसलिए तुम्हें करना है करो। अब इसी बात से अब यहाँ पे क्या था कि एक तरह से इसकी जो सरल स्वभाव थे, इसी सरल स्वभाव का फायदा बलबन ने भी उठाया। उसने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसीलिए इसे पहले दिल्ली का काजी नियुक्त किया और दिल्ली में एक मदरसा मूजी था, उस मदरसा मूजी का प्रधानाचार्य भी बनाया, इसको मिनहाजुस सिराज को। इसीलिए मिनहाजुस सिराज ने जो किताब लिखी वो इस पर लिखी जिसका नाम ही है तबकात नासिरी, और उसमें दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान किसको बताया? नसरुद्दीन महमूद को बताया। महमूद के प्रशंसा में इसने किताब लिखी। दूसरी तरफ है क्या हुआ कि 1253 में जो एक हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था इमादुद्दीन रिहान, वो रिहान बलबन के पीछे पड़ गया और वो बार बार जाके नसरुद्दीन महमूद से मां से कहता था कि बलबन बहुत चालाक है, अगर बलबन को दरबार से नहीं भगाओगे तो एक दिन सत्ता खुद ही ले लेगा वो। इसलिए इसके मां ने आदेश दिया इसको बलबन को हटाओ और इमादुद्दीन रिहान को प्रधानमंत्री बनाओ। इमादुद्दीन रिहान को प्रधानमंत्री बना दिया गया और बलबन को हटा के मुल्तान के उच्च भेज दिया गया। उच्च जगह का नाम है, उसी उच्च में भेज दिया गया। अब यहाँ पे बलबन यहाँ पे उच्च में गया, लेकिन सत्ता के हटाए जाने का विरोध बिल्कुल नहीं किया। वो बहुत मतलब एक साइलेंट किलर के रूप में आया और वहां से सीधे कहां चला गया? वो चला गया आपके मुल्तान के उच्च में। वहां से विरोध बिल्कुल नहीं किया, इमादुद्दीन रिहान बना दिया गया। लेकिन वो डेली अपने पुत्री को एक खत लिखता था और कहता था कि मेरा दिल्ली में नहीं रहना सुल्तान के लिए खतरे से खाली नहीं है, कभी भी सुल्तान की हत्या हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे ये दफ्तर से आता था कौन? नसरुद्दीन महमूद,
उसकी पत्नी रोटी हुई मिलती थी। जब वो वहां से आता तो रोती हुई मिलती थी, बिलखती हुई मिलती थी। आपकी कब हत्या हो जाएगी, कब लोग मार डालेंगे आपको, आप मेरे पिताजी को जल्दी बुलाइए। 1 साल के बाद इमादुद्दीन रिहान को हटाया और फिर बलबन को बुलाया। और बलबन जब 1254 में आया तो उसने कहा कि जितने भी विरोधी हैं उन सबको पहले जेल में डालो, हत्या करवाओ। सबको जेल में डाला, हत्या करवाया। जो भी इसके रिश्तेदार, इसके सगे संबंधी, भाई भतीजा, जो भी मतलब इल्तुतमिश के वंशावली के थे, लगभग सबको बलबन ने जेल में डलवा दिया। काम सबका, खेल सबका खत्म हो गया। एक दिन बलबन 1265 में बलबन अपने पुत्री से कहा कि पुत्री, आज तुम्हारे यहां भोजन करने की इरादा है। उसने कहा कि ठीक है, आइए। उसने खीर बनाया और उसी खीर में बलबन ने जहर मिलवाया। और जहर मिलवाने के पश्चात ये दोनों एक साथ भोजन किए और उसका दामाद फिर सोया का सोया रह गया, सुल्तान सोया का सोया ही रह गया। दूसरे दिन वो उठ के खड़ा नहीं हुआ। अब तो ये निसंतान भी था, कोई संतान नहीं था। इल्तुतमिश के परिवार वाले पहले ही मार दिए गए थे, बलबन ने सबको खत्म करा दिया था। अंतिम यही था। तो स्वाभाविक है कि जब ये नहीं रहेगा तो कौन सुल्तान बनेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, बलबन। इसलिए अपने दामाद का उत्तराधिकारी कौन बना, गयासुद्दीन बलबन। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। इन सभी घटनाओं का जिक्र किसमें किया गया है, इस मिनहाज सुराज ने इस तबकात नासिरी नामक पुस्तक में किया। देखते हैं। ये नोट कर ले, ये रचना किस भाषा में है, फारसी में। ये नोट कर ले, यह रचना फारसी भाषा में है। यह रचना फारसी भाषा में है, फारसी भाषा में है। आगे नोट कर लें, स्टार बना के। इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत विजय, मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत विजय और नवोदित तुर्की साम्राज्य के, नवोदित तुर्की साम्राज्य के बारे में भी तुर्की साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह पुस्तक के 23 अध्यायों में 23 चैप्टर, यह पुस्तक 23 अध्यायों में विभक्त है। 23 अध्यायों में विभक्त है तथा इस पुस्तक में 25 अमीरों की जीवनियां भी शामिल की गई है। 25 अमीर। अमीर इस समय क्या होते थे, जो तुर्की अधिकारी होते थे, उन्हीं तुर्की अधिकारियों को अमीर कहा जाता था।
इसमें 25 अमीरों की भी जानकारियां मिलती है, अमीरों की भी जानकारियां मिलती है। यहीं पर नोट कर लें स्टार्ट में के अब इसके बाद ये अपने बारे में भी बताता है कि मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, मुझे किसके दरबार में नियुक्त किया गया, मैं किस मदरसा का प्रधानाचार्य बना, ये भी ये जानकारी देता है। ये भी नोट कर लें। सिराज का जन्म, जो इसका लेखक है, सिराज का जन्म मध्य एशिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था, कुलीन परिवार में हुआ था। मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण वह भारत चला आया, मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण वह भारत चला आया, वह भारत चला आया। आगे नोट कर लें स्टार में के भारत चला आया। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने इसे दिल्ली में नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया, नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया, प्रधानाचार्य नियुक्त किया। मदरसा नसीरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। आगे नोट कर लें। यह कुछ दिनों तक बहराम शाह के राज्य का काजी भी रहा। नसरुद्दीन महमूद के पहले जो शासक हुआ था बहराम शाह ने इसे काजी बनाया था। काजी का मतलब न्यायाधीश, फिकह का जानकार था। इसे लगभग किस कानून की जानकारी थी? धार्मिक कानून की, इजमा, कियास, उसकी जानकारी थी, इसीलिए इसे काजी बनाया गया। बहराम शाह ने इसे अपना काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब न्यायाधीश, काजी या न्यायाधीश से नियुक्त किया, न्यायाधीश से नियुक्त किया। लेकिन ये सबसे अधिक प्रभावित था नासुद्दीन महमूद से और उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। ये नोट कर लें। अपनी इस किताब में इसने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। आदर्श सुल्तान बताया है। तो इस तरह देख जाए तो ये अगली किताब थी जिससे दिल्ली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे एक अगली किताब है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। हाकिम, पहले जो आजकल के जो डीएम होते हैं ना उनको हाकिम कहा जाता है। जैसे पहले लोग क्या कहते थे हाकिम, हाकिम वो कौन होते थे? जो कलेक्टर्स, इक्विवेलेंट कलेक्टर। तारीख फिरोज शाही, इसी को फतवा ए जहादारी भी कहा जाता है।
हतवा ए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, हतवा ए जहांदारी। अब यहां पे देखें इसका लेखक है कौन। इसका लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी इसका लेखक है। अब यहां पे देखें जियाउद्दीन बर्नी रहने वाला कहा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और एक कैसे लिखा किताब लिखता है, क्यों लिखता है, इसके बारे में जानकारी। ये जियाउद्दीन बर्नी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है, और बुलंदशहर को उस समय बरन कहा जाता है, और बरन के रहने के कारण ही से बर्नी कहा जाता है। जैसे पहले लोग किताब लिखते थे, शायरी लिखते थे, तो उनके जगह के नाम से पुकारे जाते थे। इसलिए एक पीसीएस में मिलान करने के लिए आता है। जो फेमस लोग हैं शायरी वाले, उनको मिलान करने के लिए आता है। तो एक है जोश। जोश कहाँ के रहने वाले हैं? जोश है मलिहाबाद। मलिहाबाद समझ रहे ना, लखनऊ। लखनऊ जहाँ पे आम इत्यादि ज्यादा बगान है, तो इसीलिए उन्हें जोश मलिहाबादी कहा जाता है। एक है फिराक। फिराक को कहां से मिलाया जाता है? गोरखपुर। उनका नाम है फिराके गोरखपुरी। एक थे सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली। उसके बाद अगला जिन्होंने पद्मावत लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी। जायस एक जगह है, कहां पे जगह है? रायबरेली की अमेठी। अमेठी में है कि, और इसमें आप यहाँ पे जान ले कि एक पेट्रोलियम संस्थान भी है, जहाँ पे आईआईटी का दर्जा प्राप्त है उसे। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। वो देश का 8वां या 12वां आईआईटीएन संस्थान है। तो यहीं के जायस के रहने वाले थे, इसी कारण उनका नाम क्या पड़ गया? जायसी। और एक और कौन है? एक और है जिगर। जिगर का संबंध किससे है? मुरादाबाद से। जिगर मुरादाबादी। और अभी एक सांसद चुने गए हैं, इमरान प्रताप गढ़ी। तो ये सब शायर हैं, जहां पे जिस जगह से जुड़े हुए थे उन्हीं के नाम पे पुकारा जाने लगा। ये क्वेश्चन, ये जीके है, ये हमेशा याद रखिए। इस तरह की जो चीजें हैं ना, आप अपना मानस पटल करंट के लिए खोले रखिए। इससे भिड़ंत कहीं पर भी आपका हो जाएगा। ये न सोचिए कि आपके जरूरत की चीजें नहीं है, ये सब जरूरत की चीजें हैं। जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, फिराके गोरखपुरी, और जियाउद्दीन बर्नी, और अगला एक और क्या बताया? मलिक मोहम्मद जायसी, सुरमा भोपाली, इमरान प्रताप गढ़ी। तो ये सब क्या है? जगह के नाम से ही पुकारे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तारीख फिरोज शाही का जो लेखक था, वो बर्नी बुलंदशहर का रहने वाला था, जिसे बरन कहा जाता था। और इसी बरन के रहने कारण इसे बर्नी पुकारा गया। ये संभ्रांत परिवार का था। इसे 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का मौका था। 46 टीचर से ये पढ़ा। एक विद्वान था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक का एमबीटी का शासनकाल था, और उसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक इससे बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि तुम मेरे दरबार में रहो। इससे दिल्ली का काजी बनाया, दिल्ली का न्यायाधीश बनाया। उसके बाद इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने नदीम भी कहा। इसकी उपाधि दिया नदीम। नदीम का मतलब होता है जिंदा दिल साथी।
जिंदा दिल। बताया ना कि दो दिल होते हैं, मुर्दा दिल और जिंदा दिल। जो जिंदा दिल होते हैं वो हमेशा आपको गर्म जोशी से मिलेंगे, हमेशा एक्टिव मिलेंगे और आपको प्रमोट करने पर बल देंगे कि आप आगे बढ़िए। और एक जो मुर्दा दिल मिल गए तो समझे कि आप 2 दिन डिस्टर्ब हो जाओगे। वो मुर्दा दिल जैसे टकराएंगे, कहीं यार बड़ा हालात खराब है, वैकेंसी वगैरह आ नहीं रही, पेपर देखो पहले आउट हो गया, अब वैकेंसी आएगी नहीं, अग्निवीर देखो वो भी आ गया, हाँ आपका कोई लेना देना नहीं, उसमें भूल जाएंगे आपको। उसके बाद फिर आप मतलब इतना बढ़िया बतियाएंगे कि 2 दिन आके सोचोगे कि यार तैयारी करें कि जाएं कि क्या करें। तो ये आपके लिए मुर्दा दिल है, इससे फिलहाल बचना चाहिए। तो जिंदा दिलों को ही पकड़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे है क्या, ये चूंकि शायरी इत्यादि कहा करता था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक जब भी मिलता था तो उससे ये शायरी बात करता था, हाँ साथ तो थोड़ा सा उसका दिल बहल जाता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। वह इतिहास, भूगोल से लेकर सभी विषयों का ज्ञाता था, दर्शन पर भी जबरदस्त पकड़ थी, इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का पागल कहा गया। पागलपन का अंश किसमें था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2012 पीसीएस के मेंस में पूछा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो उसका आंसर है दिल्ली सल्तनत। बातें हो रही हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। शायद ही कोई विषय क्षेत्र हो जिसपे उस पे पकड़ न हो, जानकारी न हो, हर चीजों पे पकड़ रखता था, लेकिन थोड़ा सा पागल था। तुगलकिया फरमान के लिए वही जाना गया, जो भी काम वो जारी करता था उल्टा हो जाता था। वो ऐसा सुल्तान था कि हिंदुओं के त्योहार होली में घर घर जाता था, मिठाइयां खाता था, उन्हें रंग लगाता था, लेकिन दूसरे दिन आता था कहता सब हिंदुओं को मार डाला। इसीलिए आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, एल्फिस्टन, ये सब कहते हैं कि उसमें थोड़ा पागलपन का अंश था, पागलपन का अंश था। तो इस तरह यहां पे देखा जाए तो यहां पे जियाउद्दीन बर्नी अब इसको खूब दिल बहलाया करता था, बहुत मानता था जियाउद्दीन बर्नी को। जियाउद्दीन बर्नी को अब चढ़ा दिया था, बोलने की इनकी आदत थी। तब तक मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में टपक गया, मर गया वो। जब वो मर गया तो फिर उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने के दरबार में भी जियाउद्दीन बर्नी रहने लगा। जियाउद्दीन बर्नी को देखा, ये बड़ा विद्वान है, फिरोज शाह तुगलक इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था, इसीलिए जौनपुर शहर, हिसार शहर, फिरोजाबाद सहित 300 से अधिक शहरों का निर्माण करवाया उसने कहा जियाउद्दीन बर्नी से कि तुम मेरा इतिहास लिखो। जियाउद्दीन बर्नी कहा, भाई ये मजाक में ही कहा होगा कि तुम कौन बड़े आदमी हो कि तुम्हारा हम इतिहास लिख दे। कहा कि ठीक है मैं दिखाता हूं। उसने कहा कि उसको उठा के जेल में बंद कर। जियाउद्दीन बर्नी को फिरोज शाह तुगलक ने उठा के जेल में बंद करा दिया, और जेल में बंद कराने के पश्चात इसके परिवार की सारी सुविधाएं छीन ली गई। जो पहले अमीर हुआ करते थे, जो धनी हुआ करते थे, जियाउद्दीन बर्नी के घर में नौकरानियां काम करने के लिए आया करती थी। इतना बिगड़ गया हालात कि एक तरह से इसके घर वाले दूसरे के घर चूल्हा बर्तन करने जाने, इसके घर वाले दूसरे के घर में चूल्हा बर्तन करने जाने लगे। मरता क्या नहीं करता। बर्नी ने कहा, जेल में बैठे बैठे कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा अब इतिहास लिखूंगा, और उसी जेल में बैठ के तारीखे फिरोज शाही लिखा। किसके प्रशंसा में लिखा? फिरोज शाह तुगलक के प्रशंसा में लिखा। जब किताब लिख दिया तो फिरोज शाह तुगलक ने पूछा किताब लिख दिए? तो कहा कि हाँ लिख दिए। तब जेल से छोड़ा।
तब जेल से छोड़ा। तो इस समय तारीख फिरोज शाही में बिल्कुल एक तरह से फिरोज शाह तुगलक की खूब प्रशंसा की गई। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। उसे आदर्श सुल्तान बताया गया है। उसे तबकाते नासिरी में जितना अच्छा सुल्तान बताया है उसको, नासुद्दीन महमूद को, उससे कई गुना बेहतर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को किसने बताया है? जियाउद्दीन बर्नी ने। लेकिन वो मजबूरी में बताया। मजबूरी समझ ही रहे हैं। इतिहास में हालांकि कहीं ना कहीं पे इनके जांच पर कहीं ना कहीं ये डेट इधर उधर कर दिया है। इतिहास लिखा सही है, नहीं कहीं ना कहीं डेट इधर उधर है, कहीं ना कहीं इधर उधर डेट मेंशन है, लेकिन फिर भी हर बात को लिखा है, हर बात को दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचा, अपने पिता की हत्या कराई, फिर वो सत्ता प्राप्त किया। बाद में कैसे यह एक तरह से आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया। फिरोज शाह तुगलक को कहा कि इसने शरीयत के अनुसार जो भी टैक्स थे उसको लेने का शुरू किया, जो भी कुरान में लिखे गए हैं उसी टैक्स की वसूली किया, बाकी सभी टैक्सों को हटा दिया, बाकी सभी टैक्सों को लेने से मना कर दिया। इस तरह इसने जजिया, जकात, खुम्स, खराज जो इस्लाम के 4 कर हैं उन्हीं करों की वसूली किया, बाकी सभी करों को हटा दिया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताता है कि फिरोज शाह तुगलक को दास बहुत पसंद, इसीलिए उसने एक नया दास ही बनाया, विभाग ही बनाया, दीवाने बंदगान। और इस दीवाने बंदगान में कहा कि दुनिया के जितने दास हो सब मेरे यहां चले आओ। 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चले। उन सबको खाना पीना, रहना, भोजन पानी, नौकरी, सबका व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक को करना पड़ा। लेकिन दासों ने भी बेहतर काम किया। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। इसी कारण तुगलक वंश है फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद पतन की ओर चला। वो दासों ने ही बर्बाद। उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक वंशावली को जब हम उठाएंगे तो उसमें आने वाली जितनी भी काम है सबकी चर्चा होगी, सभी सुल्तानों की भी वर्णन होगा। अभी तो हम किताब देख रहे हैं कि किस किताब से क्या जानकारी मिल रही है, ये नोट कर ले। तारीख फिरोजशाही फतवा जहादारी जियाउद्दीन बर्नी की है और किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। नोट कर लेंगे, फारसी भाषा में लिखा गया है। फारसी भाषा में लिखा गया है। दूसरा, इलियट और डाउनसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इलियट और डाउनसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। दूसरा पॉइंट है, ए नोट कर ले। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में थोड़ा बात कर लें, जो इसका लेखक है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंद शहर के बरन में हुआ था। बुलंद शहर के बरन में हुआ था, बरन में हुआ था। आगे नोट कर ले। यह एक संपन्न परिवार से संबंधित था, संपन्न परिवार से संबंधित था, परिवार से संबंधित था। और इसने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किया। 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किया। 46 विद्वानों से
शिक्षा ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली पहुंचा। शासन काल में दिल्ली पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्षों तक रहा। तुगलक के दरबार में 17 वर्षों तक रहा। आगे नोट कर ले, स्टार बना के, 17 वर्षों तक रहा। दूसरा पॉइंट है, अब यहां पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को नदीम कहा करता था। कौन नदीम कहा करता था? मोहम्मद बिन तुगलक जियाउद्दीन बर्नी को नदीम कहा करता है। और नदीम का अर्थ क्या होता है? जिंदा दिल साथी। ये नोट कर लें। मोहम्मद बिन तुगलक बर्नी को नदीम की उपाधि से विभूषित किया था। नदीम की उपाधि से विभूषित किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिंदा दिल। जिसका शाब्दिक अर्थ है जिंदा दिल। जिंदा दिल साथी। जिंदा दिल साथी। आगे नोट कर ले, स्टार बना के। जियाउद्दीन बर्नी का समय फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में बहुत कष्टकारी रहा। जियाउद्दीन बर्नी का जीवन काल फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कष्टदायी रहा। कष्टदायी रहा। उसका कुछ समय जेल में भी व्यतीत हुआ। उसका कुछ समय जेल में भी व्यतीत हुआ। जेल में भी व्यतीत हुआ। जेल में भी व्यतीत हुआ। और जेल में ही उसने फिरोज शाह तुगलक के प्रशंसा में, जेल में ही उसने फिरोज शाह तुगलक के प्रशंसा में इस किताब को लिखा। प्रशंसा में इस किताब को लिखा, जिसे तारीख फिरोजशाही या फतवाए जहादारी कहा जाता है। तारीख फिरोजशाही या फतवा ए जहादारी कहा जाता है। आगे नोट कर लें। तो इस तरह जब ये किताब लिख दिया, जेल से छूट गया, आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों तक आर्थिक हालात बहुत खराब रहे, बहुत ही दयनीय रहा। आगे हम लोग बातें करते हैं। अगला है फुत्तू उस सलातीन। अगली किताब है फुत्तू उस सलातीन। फुत्तू है
उस सलातीन, फ फ फूफा वाला फ, फुतु, फुतु उस सलातीन। फुतु सलातीन। और इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है मलिक इसामी। मलिक इसामी। मलिक इसामी। इससे भी जानकारी मिलती है। अब यहां पे सवाल यह है कि मलिक इसामी इसका लेखक है और इस पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है? मलिक इसामी कौन है? तो यहां पे देखें, मलिक इसामी का जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक के गद्दी पर बैठा तो विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए जाना जाता था। वो हर दिन नया योजना लेके आता था, नया योजना लॉन्च करता था और सब असफल हो जाता था। तो इस कारण दिल्ली की जनता उससे गाली लिख लिख के पत्र भेजा करती। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसके दरबार में कौन रहा? कुछ दिनों के लिए रहा, जो बर्नी, उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था कि सीधे कृषि फरमान जारी किया, फेल्योर हो गया। जनता इससे बहुत खपा रहती थी, नाराज रहती थी। तो जब भी कोई जाता था, पूछता था कहां जा रहे हो, तो कहता था जा रहे हैं तुगलकाबाद। कहता था कि लेटर लेते जाओ, और लेटर ले जाके किसके यहां फेंक देते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के यहां। वो देखता था, पागल होता था, कहता था कि कल पूरे हिंदुओं का कत्ल कर देना है। पूरा खूब खून के हेली खेलता था। और इस तरह देखी जाए तो एक तरह से जनता उससे तबाह हो चुकी थी। तो फिर उसने एक दिन सोचा कि दिल्ली की जनता में बहुत यूनिटी हो चुकी है, इनको उठा के ले चलते हैं दौलताबाद। जब इन्हें दौलताबाद ले चलेंगे तो फिर ये बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे तो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। इसीलिए पूरा उसने कहा कि अब दिल्ली के जगह पर देवगिरी राजधानी होगी, और देवगिरी का नाम होगा दौलताबाद, और देवगिरी को राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली के पूरे लोगों को ले जाना था, पूरे लोगों को ले जाना था। लगभग हर जगह पे खाने पीने का प्रबंध किया गया। कहा गया कि यहां सब लोग चलो, कोई दिल्ली में नहीं रहेगा, सब दौलताबाद में रहेगा। सबको दौलताबाद उठा के ले गया। रात में चढ़ा, पूरा दिल्ली सुनसान थी, वीरान थी, एक चिराग तक कहीं नहीं जल रहा था। खूब हंसा, कहा कि जैसी दिल्ली है, मैंने आज दिल्ली को दंडित किया। कठिन यात्राओं को करते हुए लोग दौलताबाद पहुंचे। उसी यात्रा में यह भी था, जो इसका लेखक है, जो इसामी है, वो 6-7 साल का था, और उसी 7 साल के उम्र में अपने दादा के साथ ये भी चल रहा था। भाई 1600 लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा थी। उस यात्रा में भी चल रहा था, लेकिन उस यात्रा में इसके दादा मर गए। बहुत रोया कि मेरे दादा मर गए, और वो अपने दादा के मरने के लिए जिम्मेदार किसको माना? मोहम्मद बिन तुगलक को माना। फिर यहां से अब वो दौलताबाद पहुंच गए लोग, और दौलताबाद पहुंचने के बाद 4-5 साल रहा मोहम्मद बिन तुगलक। बुखार उखार लगने लगा, उसकी सेना बीमार पड़ने लगी। कहा कि यहाँ की जलवायु ठीक रही है। फिर कहा कि राजधानी फिर किसको बनाओ? फिर सबको कहा कि सब चलो दिल्ली। दिल्ली उजड़ चुकी थी, बिल्कुल बिखर चुकी थी। तो फिर दिल्ली को जहांपना नगर के नाम से बसाया। जहांपना नगर के नाम से उसने 5वीं दिल्ली बसाई, और वहां से लेके आया। ये कहा कि इसका यही काम है। मलिक इसामी नहीं आया। मलिक इसामी कहा कि इसका यही काम है, फिर कहेगा कि अब चलो मुल्तान चलो, तो उससे बढ़िया है कि मैं दक्षिण भारत में ही रहूं। वो बहराम शाह के यहाँ, बहमनी के शासक बहराम शाह के दरबार में चला गया। उसी दरबार में रहा,
और उसी दरबार में उसने फतूह सलातिल नामक पुस्तक लिखा और उसमें जी खोल के खूब गाली दिया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। कहा कि वो पागल था, वो रक्त पिपासु था, मतलब जो भी कह सकता है, क्योंकि उसके जिम्मेदार क्या मानता था? उसके दादा की मृत्यु वो विस्थापन के कारण हुई, कठिन यात्रा झेल नहीं पाने कारण हुई, इसलिए उसके मौत की जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इसलिए इसकी जो रचना है इसमें बहुत अधिक निष्पक्षता भी है, जिसमें उसने हर बात को सही तरह से बिना किसी एक तरह से सानिध्य के उसने उजागर करने का प्रयास किया है। तो इसको लिखाने का काम हम